22 के महासमर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में बात करेंगे पश्चिमी यूपी को साधने में जुटी बीजेपी की, मेरठ में पैरालंपिक खिलाड़ियों के सम्मान की और पुरस्कारों की। मैं हूं आपके साथ आयुष सूर्यवंशी और आपको बताएंगे कैसे पश्चिम यूपी में ही एसपी मुखिया अखिलेश यादव भी जातीय सम्मेलनों में शिरकत कर सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहे हैं। बात अपनी किताबों को लेकर चर्चा में आए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भी करेंगे, लेकिन महासमर में सबसे पहले बात योगी के मिशन पश्चिम यूपी की। योगी सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक पाने वाले खिलाड़ियों पर इनाम के तौर पर खूब रकम लुटाई है। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पदक पाने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों के इनाम दिए हैं। सीएम योगी ने इस बहाने पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी साधने की कोशिश की है। प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय खोले जाने का ऐलान भी किया है, तो नाराज किसानों को साधने की कोशिश भी की है, क्योंकि अधिकांश खिलाड़ी किसान परिवार से ही हैं। यूपी की स्पोर्ट्स सिटी मेरठ में गुरुवार को मौका था टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों के सम्मान का, जहां मोदीपुरम में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में प्रदेश के 75 जिलों से कुल 2058 दिव्यांग खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था। योगी सरकार का ये प्रयास बताता है कि सरकार का ध्यान सिर्फ विकास की योजनाओं पर ही नहीं, बल्कि खेल और खेल की प्रतिभाओं के विकास पर भी है। यही वजह है कि योगी सरकार ने 17 पदक विजेताओं को 19 पुरस्कारों से सम्मानित कर करोड़ों रुपए की बारिश कर दी। वर्तमान राज्य सरकार ने पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है और टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स में अन्य देश के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आज जो राशि यहां पर निर्धारित की जा रही है, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप यहां पर प्रदान की जा रही है। इस सम्मान समारोह का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद थे। 2 करोड़ पाने वालों में एथलेटिक्स के सुमित अंतिल, बैडमिंटन के प्रमोद भगत, बैडमिंटन के कृष्णा नागर, निशानेबाज मनीष नरवाल और निशानेबाज अवन लेखरा शामिल हैं। जबकि रजत पदक पाने वालों को 1.5 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए गए, जिसमें एथलेटिक्स की योगिया कथुनिया, निशात कुमार, मरियप्पन थंगवलु, प्रवीण कुमार, देवेंद्र झांझरिया और बैडमिंटन के खिलाड़ी सुहास यथिराज, शूटिंग के सिंहराज अथाना और टीटी खिलाड़ी भामिना पटेल शामिल हैं। जबकि कांस्य पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप 1-1 लाख रुपए दिए गए, इसमें तीरंदाज हरविंदर सिंह, एथलेटिक्स के शरद कुमार, सुंदर सिंह गुर्जर, बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार, शूटिंग के सिंहराज अधाना और अवनी लखेरा शामिल हैं। ये सचमुच अत्यंत अभिनंदनीय वो है कि अपनी शारीरिक दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए देश के लिए जिस जज्बे के साथ कोरोना महामारी को धता बताते हुए इन खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन वहां पर किया है, भाइयों बहनों, अत्यंत अभिनंदनीय है। और जिन्होंने मेडल देश के लिए जीता है, उससे देश का गौरव बढ़ा है, प्रदेश का गौरव बढ़ा है। इसलिए प्रदेश सरकार ने तय किया केवल प्रदेश के ही खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। हम सब देश के कारण हैं और देश हमारी पहचान है, इसलिए हम सब देश के सभी खिलाड़ियों को समान रूप से यहां पर सम्मान करेंगे। पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान कर यूपी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। ये कार्यक्रम तो लखनऊ में भी हो सकता था, लेकिन सरकार ने मेरठ को चुना। चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार की नजर गुर्जर के बाद अब जाट वोटों पर है। यूपी से पैरालंपिक में गए 80% खिलाड़ी मेरठ मंडल से हैं। मेरठ स्पोर्ट्स का हब है और मेरठ मंडल के खिलाड़ी दूसरे प्रदेशों को भी टक्कर देते हैं। मेरठ में योगी सरकार प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बना रही है। पश्चिमी यूपी में मेरठ राजनीति का गढ़ रहा है। 2014 में मोदी ने यहीं से 2 फरवरी 2014 को विजय शंखनाद रैली की थी।
2017 के चुनाव में कैराना पलायन के मुद्दे को भुनाया गया था। कृषि कानूनों से नाराज किसानों को साधने के लिए भी मेरठ चुना गया है, क्योंकि मेरठ मंडल के अधिकांश खिलाड़ी किसान परिवार से ही हैं। यानी इस सम्मान समारोह के जरिए सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। न्यूज़ स्टेट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बीजेपी की नजर है तो एसपी भी कम नहीं है। मुजफ्फरनगर में आयोजित कश्यप महासम्मेलन में पहुंचे अखिलेश यादव ने इस चुनाव में सत्ता में वापसी का ऐलान ही कर दिया। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी की नजर अपने परंपरागत वोटर्स के अलावा पिछड़े तबके पर भी है, जिसका यहां काफी असर है। इन्हीं के जरिए अखिलेश ने नारा भी दिया है, किसानों का इंकलाब 22 में बदलाव। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी विजय रथ लेकर बुंदेलखंड, मऊ, आजमगढ़, हरदोई, अंबेडकर नगर का दौरा करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को पश्चिमी यूपी को साधने के लिए मुजफ्फरनगर के दौरे पर थे। मौका था बुढ़ाना में कश्यप महासम्मेलन का, और इस सम्मेलन में आई भीड़ को देखकर अखिलेश यादव गदगद हो गए। तो सबका परिचय भी अच्छा हो जाएगा। और ये आपका उत्साह बता रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो सरकार है उसको बदलने के लिए जनता ने अपना फैसला ले लिया है। अब कोई रोक नहीं सकता, बदलाव होना तय है। और इस बार किसानों ने गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। बड़ा आभार हूं मैं समाजवादी पार्टी की नजर अपने परंपरागत वोटर्स के अलावा पिछड़े तबके में शामिल बाकी जातियों पर भी है, और पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक कश्यप और निषाद वोटों की हिस्सेदारी करीब 5% है। यूपी की कई सीट पर निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप जैसी जातियां बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखती हैं। खास बात यह है कि तकरीबन यूपी के हर हिस्से में इनकी आबादी है। इसके अलावा अखिलेश यादव को गठबंधन में अपने साथ आने वाले साथियों पर भी पूरा भरोसा है। और इस बार तो जब से उत्तर प्रदेश के उस कोने से दरवाजे बंद होना शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर जी जब से आए हैं उस हिस्से से, वहां के लोगों ने तो दरवाजे बंद कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे भरोसा है कि इस इलाके से भी दरवाजे बंद हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। बुढ़ाना में कार्यक्रम भले ही कश्यप समाज का हुआ हो, लेकिन अखिलेश की कोशिश जाट, गुर्जर, पाल, शाक्य, सैनी वोट बैंक को भी सपा के साथ जोड़ने की है। एसपी की रणनीति पश्चिम यूपी में मुस्लिम वोट के साथ साथ ओबीसी को भी लामबंद करने की है। जुलाई में अपने उन्नाव दौरे में अखिलेश यादव ने निषाद समाज के बड़े नेता मनोहर लाल की प्रतिमा का उद्घाटन किया था, तो एसपी ने पूर्व सांसद फूलन देवी की जयंती भी हर जिले में मनाई थी। लेकिन बीजेपी का मानना है कि अखिलेश कितने भी समीकरण बना लें, जनता उन्हें दोबारा सत्ता सौंपने वाली नहीं। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये केवल नारा नहीं दिया बल्कि करके दिखाया है। इसलिए वो आज जाति के कितने भी समीकरण बनाने की कोशिश करें, मजहबी कितनी भी गोलबंदी करने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। जिस तरह से बीजेपी कई जातियों के सम्मेलन को कर रही है, उसी तर्ज पर अब अखिलेश यादव भी अपनी राजनीति को धार दे रहे हैं, और अखिलेश को अपने साथियों पर पूरा भरोसा भी है। लेकिन साथी भरोसे पर कितने कामयाब रहते हैं, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद एक बार फिर चर्चा में हैं, और इस बार चर्चा की वजह उनकी खिताब है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से कर डाली। किताब में उनकी सियासी टिप्पणी से बीजेपी में उबाल है। सलमान की किताब ऐसे समय आई है जब यूपी में चुनाव है और वोटों को लेकर ध्रुवीकरण के तहत सियासी दल बेकरार दिखाई दे रहे हैं।
कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है और विपक्ष की तरफ से विवादित बयानों का सिलसिला तेज हो चुका है। पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना के बाद अब यूपी की सियासत में एंट्री हुई है खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS और बोको हराम की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड ऑफ आवर टाइम में विवादित टिप्पणियां की हैं, जिसके बाद खुर्शीद और उनकी ये किताब सुर्खियों में है। सलमान खुर्शीद ने किताब में लिखा है कि हिंदुत्व का मौजूदा स्वरूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्मों को अलग कर रहा है, जो हर तरह से आतंकी संगठन ISIS और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों की तरह है। हिंदू धर्म को किनारे लगाता यह हिंदुत्व का राजनीतिक रूप ISIS और बोको हराम जैसे जिहादी संगठन जैसा ही है। मेरा अधिकार है सवालिया निशान लगाने का। बोको हराम कौन है? वो तो कहते हैं कि हम इस्लामी हैं। ISIS कौन है? वो कहते हैं हम इस्लामी हैं। अब कोई कल मुझसे कोई कहे कि आप मुसलमान होते हुए उनको बुरा कह रहे हैं, उनको बुरा कह रहे हैं। अरे मैं अगर मुसलमान को बुरा कह सकता हूं तो मैं हिंदू को भी बुरा कह सकता हूं। जो बुरा है वो बुरा है। सलमान खुर्शीद और फिर उनके बाद दिग्विजय सिंह की टिप्पणी के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता से लंबे समय से बाहर है। सत्ता में रह करके ही जैसे पानी में मछली रहती है तो जिंदा रहती है, और मछली जब पानी के बाहर निकल जाती है तो उसका जीवन एकदम संकट में पड़ जाता है। तो कांग्रेस एक तरह से इस प्रकार के बयान दे करके यह दिखाना चाहती है कि वह सत्ता के बिना एकदम तिलमिलाहट में है, बौखलाहट में है। जो आजकल कांग्रेस है, विशेष रूप से जो गांधी परिवार की जो कांग्रेस अब बन गई है, और उसके अंदर ये जितने भी जो पुराने लीडर्स हैं जो सेकुलरिज्म की बात करते थे वो आज सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।